कहानी में आपने अब तक देखा कि कैसे यश को लाइब्रेरी में एक आकर्षक बुक पड़ी हुई मिली और यश ने वह बुक उठाई और उस बुक का पहला पन्ना पलटाया। उस बुक के पहले पन्ने पर यश को एक बहुत ही खूबसूरत औरत की तस्वीर दिखाई दी जो एक यक्षिणी की तस्वीर थी। यश वह तस्वीर देखकर मोहित हो गया और यश वह बुक घर ले आया और वह बुक पढ़ने लगा। उस बुक में लिखा हुआ था, यदि कोई मनुष्य साधना द्वारा यक्षिणी को प्रसन्न कर लेता है तो यक्षिणी उस मनुष्य की हर मनोकामना पूरी कर सकती है। यश यक्षिणी की तस्वीर देखकर मोहित हो गया था और यक्षिणी को अपनी पत्नी के रूप में पाना यही यश की मनोकामना थी। उस बुक में यक्षिणी को प्रसन्न करने की सारी विधि दी गई थी और यश बुक में दी गई विधि अनुसार यक्षिणी की साधना करने लगा। यश 4 रात बिना सोए यक्षिणी की कड़ी साधना करता है और यश की कड़ी साधना से यक्षिणी प्रसन्न हो जाती है। और अब आगे उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वह अपनी नशीली आंखों से मुझे देख रही थी और वह अपनी मीठी आवाज में मुझसे बोली, यश, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुई हूँ और अब बोलो, तुम मुझे किस रूप में पाना चाहते हो? अपनी माँ के रूप में, अपनी बेटी के रूप में या फिर अपनी पत्नी के रूप में? मैंने बिना वक्त गवाए झट से बोल दिया, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता हूँ। अच्छे से सोच लो यश, जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे तब तक मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी और एक पत्नी अपने पति को जो सुख देती है वो सारा सुख मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन यदि तुम मेरे अलावा किसी और औरत के मुंह में पड़ गए तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसकी तुम्हारी जितनी खूबसूरत पत्नी हो वह भला किसी और औरत के मुंह में क्यों पड़ेगा? तो ठीक है। और उसने एक पत्नी का रूप धारण कर लिया जिसमें उसने मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी। एक पत्नी के रूप में वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक पत्नी अपने पति को जो सुख देती है वह सारा सुख यक्षिणी मुझे दे रही थी। मैं जब भी यक्षिणी को आवाज देता वह झट से मेरी सेवा में हाजिर हो जाती। मैं यक्षिणी को पाकर बहुत खुश था। एग्जाम में भी बिना पेपर लिखे मैं एग्जाम में हर बारी की तरह अच्छे नंबरों से पास हो गया। कई महीनों तक यक्षिणी मेरे साथ थी। यक्षिणी मेरी हर मनोकामना पूरी कर रही थी और अब मैं एक फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। बहुत ही कम समय में मैं बहुत दौलत और शोहरत कमा चुका था और मैं बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में घुमा करता था जिसे मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। ये सब देखकर मेरे माता पिता और मेरे रिलेटिव भी हैरान थे। मेरा जीवन बहुत ही आसान हो गया था और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन मेरी खुशहाल जिंदगी में एक दौर ऐसा आया जिससे सब कुछ तबाह हो गया। मैं हर रोज की तरह फैक्ट्री के चक्कर लगा रहा था तो मुझे एक लड़की दिखाई दी जिसे फैक्ट्री के सुपरवाइजर फैक्ट्री दिखा रहे थे। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। सुपरवाइजर उस लड़की को मेरे पास लेकर आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये श्रद्धा मैम है। ये हमारे फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर अभी अभी ज्वाइन हुई है। नाइस नाइस। श्रद्धा मैम, इस साल हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है और यह हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी बिना खराब किए करना है। हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इससे और बेहतर करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें हमारी मदद करोगी। जी सर, बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। नाइस नाइस। मुझे आपसे यही उम्मीद थी श्रद्धा मैम। श्रद्धा दिन रात फैक्ट्री के लिए मेहनत कर रही थी। फैक्ट्री में हम काम के सिलसिले में ज्यादातर वक्त एक साथ बिताने लगे। धीरे धीरे काम छोड़कर हमारा ज्यादातर वक्त हंसी मजाक में बीतने लगा। पहले तो हम सिर्फ फैक्ट्री में मिला करते थे और अब हमारा मिलना फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहा। हम अब बाहर भी मिलने लगे। हम कभी पानी पूरी खाने जाते तो कभी कॉफी शॉप में। हम अब बहुत सारा वक्त एक साथ बिताने लगे थे। वह मुझे पसंद करने लगी है, यह उसकी बातों से साफ नजर आ रहा था और मैं भी उसे पसंद करने लगा था और ये बात भी शायद वो जानती थी। बातों ही बातों में उसने मुझे प्रपोज किया। लेकिन तभी मुझे यक्षिणी की बात याद आ गई। यदि तुम मेरे अलावा किसी और औरत के मुंह में पड़ गए तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं श्रद्धा को गंवाना नहीं चाहता था और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। इसलिए मैंने अपने आप को इसकी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार कर लिया और मैंने श्रद्धा को हाँ कर दिया। कुछ दिनों तक ऐसे हमारा मिलना जुलना चलता रहा और एक दिन हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में हम दोनों ने शादी भी कर ली। अब मैं यक्षिणी को कभी भी याद करता तो वो मेरे सामने नहीं आती थी। मुझे लगा कि शायद वो अब मुझे छोड़कर चली गई है। मैंने मन ही मन बोला, अब तो मेरी शादी भी हो गई है और सब सही चल रहा है। यक्षिणी के बताए अनुसार अब तक तो मुझे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। चलो अच्छी बात है। अब मैं श्रद्धा के साथ खुशी खुशी अपना सारा जीवन बिताऊंगा। लेकिन यक्षिणी मुझे ऐसे ही थोड़ी छोड़ने वाली थी। वो हमारी शादी की पहली रात थी और उस रात हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे।
अगली सुबह करीब 5 बजे मेरा फोन बजने लगा। मैंने नींद से उठकर कैसे तैसे फोन उठाया और मुझे खबर मिली कि पूरी फैक्ट्री में आग लगी है। ये बात सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और मेरा फोन हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा और मैं तुरंत फैक्ट्री की ओर भागा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। मैं अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और मेरे आंखों से आंसू आने लगे। और तभी मेरे सामने यक्षिनी आ गई और वह एक खूबसूरत औरत से एक भयानक डायन में बदल गई। वह बहुत जोर जोर से हंस रही थी और वह अपनी भयानक आवाज में बोली, बोला था ना यश, मेरे अलावा किसी और औरत के मुंह में मत पड़ना। अब भुगतो अपनी गलती की सजा। और ये तो शुरुआत है यश, अब आगे आगे देखो होता है क्या। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी यश, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और वह गायब हो गई। मैं और मेरा परिवार फैक्ट्री को लेकर बहुत दुखी था। मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुका था। घर चलाने के लिए मैंने अपनी सारी गाड़ियां बेच दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी नॉर्मल हो गई थी और अब मैं डिप्रेशन से भी बाहर आ चुका था। लेकिन यक्षिनी मुझे कहाँ चैन से बैठने देने वाली थी। मैं पहले जख्म से उबर ही रहा था कि यक्षिनी ने एक दिन मुझे दूसरा जख्म दे दिया। वो दिन हमारे परिवार के लिए एक स्पेशल डे था क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी और उस दिन शाम को हमने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। मैं मम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहता था, इसीलिए मैंने हमारे सारे रिलेटिव को पार्टी में बुलाया था। और उस दिन मैं और मेरी फैमिली पार्टी के लिए शॉपिंग करने जा रहे थे। मैं गाड़ी धीमी गति से चला रहा था और गाड़ी के अंदर हमारे हंसी मजाक चल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बहुत खुश थे। लेकिन तभी मुझे गाड़ी में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मैं नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहा है और गाड़ी की स्पीड अचानक से बढ़ने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अरे गाड़ी धीरे चलाओ बेटा। हाँ पापा, मैं तो गाड़ी धीरे से ही चला रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से स्पीड कैसे बढ़ गई। मैं बार बार ब्रेक लगा रहा था लेकिन ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी में सब घबरा गए थे और सड़क पर मुझे एक औरत दिखाई दी। वो हमारी गाड़ी के सामने ही खड़ी थी और हमारी गाड़ी तेजी से उस औरत की ओर बढ़ रही थी। मैं लगातार ब्रेक लगा रहा था लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। अब गाड़ी उस औरत के बहुत ही करीब आ चुकी थी और उसे उड़ाने वाली थी कि मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। कुछ समय के लिए मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जैसे ही मेरे आंखों से अंधेरा हट गया तो मैंने देखा कि पापा के सर से बहुत खून बह रहा है। मैंने पिछली सीट पर देखा तो मम्मी के सर से भी बहुत खून बह रहा था और श्रद्धा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं थे। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गया और मदद के लिए गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो औरत अभी भी वही खड़ी है और वो हंस रही थी। मैं गुस्से से उसकी ओर गया तो उसने अपना रूप बदला। वो कोई और नहीं बल्कि यक्षिनी ही थी। तुम्हें क्या लगा यश, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई हूँ? नहीं यश, जब तुम एक जख्म से उबर जाते हो तो मैं तुम्हें दूसरा जख्म देने के लिए आ जाती हूँ। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं मदद के लिए गाड़ियां रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता था। मदद मांगने का अब कोई फायदा नहीं यश, तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं। ये बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी और वो गायब हो गई। उस एक्सीडेंट में यक्षिनी ने मेरे माता पिता की जान ले ली लेकिन श्रद्धा और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर यक्षिनी ने मुझे और श्रद्धा को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, पता नहीं। यक्षिनी मुझे और क्या क्या दुख देगी।